नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का जो मॉक टेस्ट नंबर है वो है आपका 65, यानी कि इससे पहले 64 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आते हैं आपके सुबह 7 बजे। और आप लोगों को एक जानकारी और देना थी कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए आप इस पर जाइएगा testseries.layer3education.com। इस पर जाइएगा। इस पर आपको जो है पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपका 150 नंबर के मॉक टेस्ट रहेंगे। वो आपकी एग्जाम के अनुसार ही बनाए गए। एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मिल जाएंगे, सीजी टेट की मिल जाएंगे, सी टेट के मिल जाएंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसा एग्जाम में चलता है सेम उसी प्रकार का आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार विजिट करिएगा। इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी है और आप परचेस करना चाहें तो 70% अभी ऑफ चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। उसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 40 डेज का कोर्स है, 499 में अवेलेबल है, जिसमें मैथ्स का पूरा कोर्स करवाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। नंबर है आपके 9753749986। इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने कमेंट किया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में एक ऑप्शन और लिखिएगा, यहाँ पर 20 लिखिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी और 96 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े से बिना कपड़े को बर्बाद करे 0.24 मीटर भुजा लंबाई वाले कितने वर्गाकार रुमाल बनाए जा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में वो कहना क्या चाह रहा है कि इस प्रकार का एक कपड़ा है जो आयत के आकार में है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है। अब वो उससे क्या चाहता है कि 0.25 मीटर भुजा वाले ऐसे वृत्ताकार आकार में, यानी कि वर्ग के आकार में, यानी कि स्क्वायर के आकार में रुमाल काटना चाहता है। कितने रुमाल इससे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसको करने की ट्रिक अपनी ये रहती है कि हम क्या करते हैं कि आपकी संख्या अगर निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला ये रहता है कि कोई भी संख्या निकालनी हो, जैसे दीवार बना रहे हैं उसमें ईंटों की संख्या निकालना हो, कोई सी भी संख्या, तो आप क्या करिए कि सबसे बड़ा, यानी कि एक काम करिएगा, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल रहता है वो ऊपर रखिएगा और छोटा क्षेत्रफल नीचे रखिएगा। देखिए अब आयत में से आप रुमाल बना रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल नीचे आ जाएगा। अब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर और वापिस यहाँ पर मीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं ताकि अपना आसानी से आंसर आ जाए। देखिए हम क्या लिखेंगे, 1.2 मीटर को लिख सकता हूं मैं 120 सेंटीमीटर और आपका 96 सेंटीमीटर तो है ही सही। अब इसमें से कितने बनेंगे, तो 0.25 मीटर को भी मैं 24 सेंटीमीटर लिख सकता हूं और यहाँ 24 गुणित 24 करूंगा, क्योंकि एक आपका रुमाल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा और पूरे कपड़े का क्षेत्रफल ऊपर वाला है। तो आप देखेंगे 24 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 24 से कटेगा 4 बार, तो 5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो मैंने बताया था वो 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोग इनको करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड वाला। लिखा हुआ है कि गणित किसकी एक व्यवस्थित, संगठित और सटीक शाखा है। गणित निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किसकी संगठित और एक सटीक भाषा है। दर्शन शास्त्र, विज्ञान, लॉजिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का विज्ञान, यानी कि ये जो है विज्ञान की एक व्यवस्थित, संगठित और सटीक शाखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। लिखा हुआ है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों की आय में 20 रुपए की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 13:21 हो जाता है। उनकी वास्तविक आय क्या होगी। इसको करने की कोशिश करिएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। देखिए इसको करने का तरीका देखिए कैसे होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दोनों की आय 3:5 है तो इसको लिख देंगे 3x और इसको लिख देंगे 5x। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों की आय में 20 की वृद्धि, तो यहाँ लिखिएगा +20 और यहाँ लिख दीजिएगा +20। और उससे क्या होता है, तो उससे रेशो 13 और 21 हो जाता है। अब हमको क्या करना रहता है, इस प्रकार की इक्वेशन बनने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 21 का गुणा ऊपर होगा और 13 का गुणा नीचे होगा। 21 का गुणा होते ही देखिए 21 तिया कितना होता है, तो 3 और आप देखते हैं 21 तिया 63 होता है ना, 2 तिया 6 और 1, हाँ 63x प्लस कितना होता है, 21 दूना 42 होता है, तो 420 हो जाएगा। बराबर में आपका कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65x है ना, 65x प्लस हो जाएगा 13 दूना 26 यानी कि 260। अब 65x और 63x का डिफरेंस आ जाएगा 2x और इस 260 में से इधर घटा लेंगे तो 12 में से 6 गया 6 और
आपका बचेगा 3 में 2 गया 1 यानी कि 160। तो 2x बराबर 160 यानी कि 1x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो x बराबर 80 यानी कि उनकी वास्तविक आय कितनी हो जाएगी 8 या 24 यानी कि 240 और 8 जो 40 यानी कि 400। तो 240 और 400 जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में आ रही है तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी आ रही है। तो वास्तविक इनकम क्या हो जाएगी 240 और 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला वाला। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 1/5 हानि के साथ 8,000 रुपए में बेच देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 9,600, 8,000, 10,000, 6,400। करने की कोशिश अगर करें तो देखिएगा 1/5 हानि यानी कि समझने की कोशिश करिएगा। 1/5 हानि का अर्थ क्या होता है कि 5 को समझना पड़ता है क्रय मूल्य और 1 समझना पड़ती है हानि। तो अब मेरे दिमाग में बैठा कि 5 रुपए तो क्रय मूल्य है, उसमें से 1 हानि हो गई, तो बेचा कितने में होगा तो 5 में से 1 गया यानी कि 4 में बेचा होगा। ये जो 4 है ये वास्तविक में कितने रुपए हैं तो ये होता है 8,000 रुपए। ये 8,000 4 के बराबर है तो इंटू कर देते हैं हम 100 का। तो देखिएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 के बराबर है ना। और इंटू 100 का मत करिएगा, आपने 4 के बराबर लिखा है तो गलती हो जाएगी, यहाँ इंटू कर दीजिएगा 5 का, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है तो इंटू 100 नहीं कर सकते, 5 करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 क्रय मूल्य माना था तो 5 करना पड़ा। 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8,000 और 2,000 गुणित 5 यानी कि 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो इसका आंसर आएगा 10,000। इस तरीके से इसको करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा था, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, किस आयोग ने कहा कि सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में 1 से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित को एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। कोठारी आयोग ने कहा, यशपाल आयोग ने कहा, ए और बी दोनों ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का कोठारी आयोग। यानी कि किसने कहा था कि सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में 1 से 10वीं तक गणित को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए, ये कहा था कोठारी आयोग ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 या 300। करने की कोशिश करिएगा। किस प्रकार से हम करेंगे तो आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि जब रेलगाड़ी आप एक व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो दोनों लंबाई प्लस होगी। यानी कि मान लीजिए ये आपकी रेलगाड़ी है, इस प्रकार से है ना, रेलगाड़ी तो नहीं लग रही पर समझ जाइएगा, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, यानी कि समझ जाइए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपका रहता है। तो जब ये प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी उठकर यहां आ जाती है। तो यहां आने का अर्थ है कि इसने प्लेटफॉर्म को भी पार किया और खुद को भी पार किया, यानी कि लंबाई में दोनों को प्लस करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि जो मेरे को फॉर्मूला याद है वो लिखता हूं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय लिखता हूं। अब दूरी क्या हो जाएगी तो दूरी एक तो ट्रेन की गति और ट्रेन की आपकी लंबाई और 600 मीटर प्लेटफॉर्म, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो दूरी बराबर लिख दूंगा मैं x प्लस 600 और बटे में लिख दूंगा आपका चाल कितनी थी, चाल 30 मीटर है तो यहां लिख दूंगा 30 बराबर समय कितना था तो समय भी 30 सेकंड था। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप 30 का इधर लाइएगा, बटे से निकालकर इधर लाएंगे तो गुणे में 30 इंटू 30 हो जाएगा 900 और x प्लस 600 आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालना है तो 600 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 300 आ जाएगा। x की वैल्यू 300 यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आए तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यदि आपने 1 से 99 तक सभी संख्याएं लिखी है तो आपने 7 कितनी बार लिखा होगा। आपको बताना है कि 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आता है। देखिएगा मैं बताता हूं, 1 से लगाकर 10 की बात करूं तो 7 यहां आता है। अब 7 इसी प्रकार से यहां आ जाएगा 17, 27 है ना, 37 आपका, 47, 57, 67,
फिर 77 में, फिर 87 में और 97 में। यानी कि यूं अगर देखूं तो कितनी बार, 10 बार आ रहा है, और यहाँ 77 में 2 बार आ रहा है, यानी कि 11 बार आ रहा है। यानी कि इस साइड में ऐसे करके कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। और एक लाइन ऐसी है जो 70 की है, 7 की है, तो 71 से लगाकर 79 तक कितनी बार आएगा, तो ये हम लोगों ने बीच में ये तो गिन लिया था, यानी कि टोटल 9 बार आता है, तो ये तो गिन चुके हैं हम, तो 8 बार आएगा। तो 11 और 8 कितनी बार आ जाएगा, 19 बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 19, यानी कि 11 बार तो ऐसे है ना, और 8 बार इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहां पर एक और चीज हम भूल रहे हैं, वो 70 को हम लोग भूल रहे हैं, यानी कि 70 भी तो आता है नीचे, तो 70 को हम भूल रहे हैं। तो यहां पर 19 की जगह 20 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। यानी कि ये आप लोगों को याद रखना है। आप और गिन के देख लीजिएगा। वैसे मेरा तो ऐसा मानना है कि एग्जाम में इतना समय रहता है कि 1 से 100 तक गिनती लिख के एक एक करके भी आप लोग गिन सकते हैं, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा 19 20 जो भी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ भी मदद करता है। गणित चरित्र निर्माण के साथ साथ और किस किस चीज में मदद करता है, नैतिकता में करता है, अनुशासन में करता है, तार्किक सोच में करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन सभी चीजों में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि नैतिकता, अनुशासन और तार्किक सोच में गणित जो है मदद करता है, इसलिए उपरोक्त सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा उस अर्ध परिमाप का। करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा अर्ध परिमाप होता क्या है, यानी कि पूरा अगर मैं वृत्त की बात करूं तो इसका परिमाप होता है 2πr, है ना। और अगर इसको आधा कर दूं तो इसको भी आधा करूंगा, यानी कि हो जाएगा πr। लेकिन πr होने से काम नहीं चलेगा, यहां पर ये आपका जो इसमें जो है आपका ये भी बचा हुआ है, क्या आपका डायमीटर भी बचा है, तो लिखना पड़ेगा 2r। तो आपके अर्ध परिमाप का जो आपका फॉर्मूला बना वो ये बना कि πr + 2r, यानी कि लिखना होगा कि πr + 2r बराबर 36 लिखना होगा। ये अर्ध परिमाप का आपका फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर r कॉमन है तो r अलग निकाला और पाई + 2 करा और बराबर लिखा 36। अब r अलग से निकाला तो r निकालना पड़ेगा। अब पाई + 2 को लिखेंगे तो 22/7 + 2 बराबर 36। अब 22/2 को इसका प्लस करेंगे तो 7 आपका एलसीएम लेंगे, और 7 एलसीएम लेते ही 7 × 7 और 22 का 22, और 1 से करेंगे तो 7 7 दूनी 14, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा 22 + 14 और ऊपर चला जाएगा 7। अब 22 और 14 कितना होता है, तो आप देखेंगे 22 और 14 हो जाता है 36 हो जाता है। 36 से 36 कैंसिल आ जाता है ना, 22 10 32 4 36, 36 से 36 कैंसिल हुआ, यानी कि रेडियस बराबर आपकी आ गई 7। अब रेडियस 7 आ गई तो क्या अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल 7 के हिसाब से मैं देखूं तो मैं देखूंगा πr² आपका पूरे का होता है, और इसको करना पड़ेगा आधा क्योंकि अर्ध परिमाप है, यानी कि अर्धवृत्त है। ठीक है, तो 1/2 गुणित पाई आपका पाई × r², यानी कि 7 × 7। तो अब आप इसको करेंगे, 2 से काटेंगे 11 और 7 से काट देंगे 7, है ना। तो आपका 11 7 77 बच जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप जो है जिसका परिमाप 36 था उसकी त्रिज्या हमने निकाली 7 और उसका क्षेत्रफल निकाला 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 77। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कहता है कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग से कोई और अधिक अद्भुत भाषा कभी नहीं बनी थी। ये जो वाक्य है ये किसने कहा, लिंडसे या फिर गैलीलियो या फिर नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिंडसे ने ये कहा है कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चित रूप से मनुष्य के दिमाग से कोई और अधिक अद्भुत भाषा नहीं बनी थी, ये कहा था इसने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप से दुगना है, यानी कि आयत का जो परिमाप होगा उससे दुगना है वर्ग का परिमाप। लिखा हुआ है कि वर्ग का परिमाप 56 है, यानी कि वर्ग इस प्रकार से है, इसका परिमाप 56 है ना, देखिएगा 56 है। और ये जो है आयत से दुगना है, यानी कि ये दुगना है, यानी कि आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और वो रहता है 2 × l + b के बराबर। अब आपको दे रखा है कि आयत की लंबाई 9 है, यानी कि लंबाई की जगह 9 लिख देंगे और ब्रेथ निकाल लेंगे आप, तो 2 से करते हैं तो 28 कट जाएगा, यानी कि 9 + b कितना हो जाएगा, तो b आपका 14, 14 में से जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 हो, यानी कि ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। क्या पूछा
कि आयत की चौड़ाई और वर्ग की एक भुजा के बीच अंतर कितना होगा। अब आयत की चौड़ाई तो आपने निकाल ली 5, लेकिन वर्ग की भुजा निकालना बाकी है, क्योंकि परिमाप आपका 56 है, यानी कि भुजा क्या रही होगी, तो भुजा चारों भुजाओं का योग रहता है, तो 14 चौक 56 रहा होगा, यानी कि वो 14 रहेगी और 14 और 5 का डिफरेंस 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से देखना होगा। वैसे तो आसान प्रश्न है, कोई समस्या इसमें आने वाली आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन में शिक्षक विद्यार्थियों से किसी विषय की अपनी समझ का प्रतिनिधित्व करने के लिए कक्षा में एक अवधारणा मानचित्र तैयार करने के लिए कहता है। औपचारिक मूल्यांकन में, योगात्मक मूल्यांकन में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कौन सा मूल्यांकन है जिसमें शिक्षक जो है विद्यार्थियों से कहता है अपनी समझ का प्रतिनिधित्व करने के लिए और कक्षा में अवधारणा मानचित्र तैयार करने के लिए कहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का औपचारिक मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि विभाजन से जुड़े एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना होता है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ये रिलेशन पता होना चाहिए कि भाजक जो होता है जिसमें भाग लगा रहे, जिस चीज से भाग लगा रहे हैं, और भाज्य क्या होता है जो बीच में आता है, भागफल होता है ये इस जगह, और यहां आता है शेषफल। यानी कि अगर भाज्य निकालना हो तो मुझे क्या करना होता है, भाजक का गुणा करना पड़ता है भागफल में और जोड़ना पड़ता है शेषफल को, तब भाज्य आता है। अब आप इस प्रश्न में देखेंगे तो पाएंगे कि आपको क्या दे रखा है, तो मुझे पता चला कि शेषफल दे रखा है और भाजक जो है भागफल का तो 8 गुना है, लेकिन शेषफल का 4 गुना है, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल का 4 गुना, यानी कि 12 का 4 गुना यानी कि 48 हो जाएगा, है ना। और भागफल का 8 गुना है, कौन, ये भाजक, तो 8 गुना है, तो आपका भागफल कितना रहा होगा, भागफल का 8 गुना है ये, यानी कि किसी का 8 गुना 48, तो वो चीज क्या हो जाएगी, तो 8 छंग 48, यानी कि भागफल आया आपका 6, और शेषफल कितना दे रखा है, तो शेषफल दे रखा है आप लोगों का शुरुआत में 12 दे रखा है। तो ये चीजें आप लोगों को पता चली कैसे, मैंने निकाला शेषफल से गुणा किया, उसने बोला कि शेषफल का 4 गुना है भाजक, तो भाजक 4 गुना है, तो मैंने निकाला 12 चौक 48, और वो बोल रहा है कि भागफल का 8 गुना है, तो भागफल क्या रहा होगा जिसका 8 गुना, यानी कि 6 का 8 गुना होता है 48। अब तीनों चीजें आ गई है, तो अब आप निकाल सकते हैं, भाजक का गुणा करिएगा इसमें और जोड़ दीजिएगा 12 को, तो आपका भाज्य आ जाएगा। 48 छंग कितना होता है, तो देखिए करने की कोशिश करते हैं। 6 8 48 का 8 हंसी लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि 288 प्लस 12 कर दीजिएगा, तो 8 और 2 10 की 0 से लगा 9, 9 और 1 10 की 0 से लगा 1, यानी कि 300, यानी कि भाज्य आपका आ जाएगा 300, यानी कि वो जो भाज्य होगा वो कितना होगा, 300 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। चलिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रश्न परीक्षण या परीक्षा के समय सुसंगतता का एक माप है जो विभिन्न लेकिन तुलनीय परिस्थितियों में एक ही परिणाम देता है। व्याख्या, विश्वसनीयता, व्यवहारिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को प्रश्न एक बार रुक कर पढ़ना होगा और करने की कोशिश करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता हमेशा एक ही परिणाम देती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक वृत्त में अंकित एक आयत, यानी कि एक वृत्त है उसके अंदर जो है एक आयत बना हुआ है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। अब लिखा हुआ है कि उसकी जो भुजाएं हैं आयत की वो 5 और 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर। करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे करना है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आकृति बनाइएगा। अब वृत्त दिया हुआ है, यानी कि समझ जाइएगा कि इस प्रकार की आकृति आप लोगों की होगी। वृत्त थोड़ा सा मेरे से सीधा ना बने तो समझ जाइएगा कि हाँ वृत्त ही है ना, मान लेना है। मैथ्स में अपन मान लेते हैं, यहां भी मान लीजिएगा। तो अब आपका जो है आयत बनाना है। मैं इस प्रकार से आयत बनाता हूं, इस प्रकार से देखिएगा।
ये आप लोगों का मैंने आयत बनाया। थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं बनेगा, लेकिन आप समझ जाइएगा ये 5 है और ये भुजा 12 है। अब आपको क्या करना है, व्रत की त्रिज्या निकालनी है, यानी कि व्रत की त्रिज्या कब निकलेगी, जब इसके केंद्र से होकर एक रेखा गुजरेगी, तो ये आपका डायमीटर होता है, यानी कि ये जो है व्रत का व्यास होता है। लेकिन ये व्रत का व्यास जरूर हुआ, लेकिन मेरा जो आपका ये था, उसमें इसने काम क्या कर दिया, आपके समकोण त्रिभुज का काम कर दिया। ये इस प्रकार से समकोण त्रिभुज कैसे बना, तो आप देखिएगा यहां 90 डिग्री का कोण बन गया और आपका लंब हो गया 5 और 12 हो गया आधार। उससे हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण जो आएगा वो ही आप लोगों का व्यास होगा और व्यास को आधा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए 5, 12 और ये कर्ण कितना होता है, 13 होता है। कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों को जोड़ते हैं 169 आता है और 169 को बाहर निकालते हैं तो 13 आ जाता है। अब 13 जो है व्यास आ गया, 13 अगर व्यास हो गया तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी कि 13 की आधी तो कितनी हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लंबे समय तक इस चीज को कंटिन्यू रख पाए। ये आप लोगों के हाथ में है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सहयोग करना होगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। देखिएगा, करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका बनेगा आकृति, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। लिखा हुआ है कि गणित में परीक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। गणित में जो परीक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों की क्षमताओं को खोजने में मदद करता है, या फिर यह एक नए विषय के बारे में विद्यार्थी द्वारा पहले से प्राप्त ज्ञान का आकलन करने में मदद करता है, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा सी वाला, यानी कि ए और बी दोनों। तो गणित का उद्देश्य होता है कि गणित समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों की क्षमताओं को खोजने में मदद करना और नए विषय के बारे में पहले प्राप्त ज्ञान का आकलन करने में मदद करता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 9 रुपए अधिक में बेचता है तो 12.5% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 32 होगा, 36 होगा, 40 होगा या 48 होगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो देखते हैं। मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई भी वस्तु लीजिए और जो हानि और लाभ है उसको जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ेंगे, हानि और लाभ को हो रहा है 22.5%, जो कि 9 के बराबर हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए 100 की कोई वस्तु है, उसे 10 हानि पे बेचा यानी कि 90 में बेचा, और 12.5 लाभ पे बेचा यानी कि 112.5 पर बेचा, यानी कि इस पर बेचता और इस पर बेच रहा है, इसके बीच का जो अंतर है वो 9 रुपए है, और अंतर 9 रुपए है और परसेंटेज में कितना है तो 22.5 के बराबर है। इसलिए मुझे क्या करना होगा, 9 के नीचे लिखना होगा 22.5, 22.5, और इंटू करना होगा, क्रय मूल्य कितना 100 मानते हैं तो इंटू करना होगा 100 का। अब यहां से पॉइंट हटाकर यहां 0 लगा देंगे और 25 से करेंगे तो 25 चौक 100 और 25 नमे आपका 225, और 9 से काटेंगे ये 10 बार और 10 गुणित 4 करेंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 जो है वो क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि मार्गदर्शन प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्याख्या का उपयोग किया जाता है। मार्गदर्शन जो प्रयोजन होते हैं उनके लिए कौन सी व्याख्या का प्रयोग किया जा सकता है, मानदंड संदर्भित परीक्षण या फिर सामान्य संदर्भित परीक्षण। देखिएगा ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए प्रश्न एक बार वो देख लीजिए, आंसर एक बार वो देख लीजिए, करने की कोशिश करिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से नए लग रहे हैं, तो इनको नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न जो है लगातार आपकी एग्जाम तक मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैसे भी आज 64-65 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि हम 2 महीने से लगातार लॉकडाउन के अंदर लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा।
अब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा किस प्रकार से होगा। तो मानते हैं वो संख्या x, उसका 20% बराबर 120 है। तो पहले तो संख्या निकालूंगा 20% यानी कि 20/100। तो वो संख्या कैसे आएगी, तो 100 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा। तो 20 से करेंगे 20 चंग 120, 6 × 100 यानी कि संख्या आ गई 600। अब 600 का 120% निकालना है तो निकाल देंगे। 600 गुणित आप करेंगे 120% यानी कि बटे 100। तो 2 0 से 2 0, 12 छंग 72 यानी कि 720 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो इस तरीके से कर लीजिएगा। वैसे तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में लंबाई 16 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी। अब करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न बड़े ही शानदार हैं। जैसा आप लोगों ने बोला सर क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लाइए, तो क्वेश्चन अभी 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे व्यवस्थित क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल कर ला रहा हूं। बस आप लोगों को इतना सा करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ये चीज़ कंपलसरी है, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच पाए, है ना। और यूं कंजूसी मत करिए कि कोई और देख लेगा सीख जाएगा। इस बात भ्रम में मत रहिएगा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो आप लोगों का ही भला होगा। चलिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर, है ना। तो अब देखते हैं, मैं एक वृत्त बनाता हूँ। थोड़ा सा देखिएगा, वृत्त को समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से बनाता हूँ कि ये आप लोगों का वृत्त है ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बने तो थोड़ा सहयोग करिएगा। देखिएगा इस प्रकार से। अब लिखा होगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि एक जीवा खींची है उसने 16 सेंटीमीटर। जीवा में यहाँ नीचे खींच देता हूँ, ये 16 सेंटीमीटर की। अब त्रिज्या है तो केंद्र से त्रिज्या बनाऊंगा, तो यूं समझिए त्रिज्या बनाई मैंने ये यहाँ पर। अब आप पाते हैं कि आपको निकालना है ये वाली की दूरी, ये जो त्रिज्या से यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी, यानी कि ये दूरी आप लोगों को निकालना है, ये कितनी होगी। तो पहले तो मुझे बताओ कि ये जो जीवा है 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो अगर ये पूरी अगर 16 है ना, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे आधी 8 हो जाएगी। और आपका जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि ये जो लंबाई है ये 10 है। यानी कि मुझे आप बताइए ये क्या बन रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कर्ण दे रखा है 10 और आपका आधार दे रखा है 10। आपको लंब निकालना है डायरेक्ट। अब 10 यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो आधार का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर 64 प्लस आपके लंब का स्क्वायर जो है इस प्रकार से। तो 64 आप इधर माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे 6 का। यानी कि ये जो है केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो इस तरीके से आप लोग उनको करिएगा। बेहतरीन प्रश्न है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ साथ में लाइक और शेयर। देखिए आज मैं आप लोगों से कहता हूं कि वीडियो का आप शेयर करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हम इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाएंगे, क्योंकि अभी व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत की वर्तमान परीक्षा प्रणाली कौन सी है। भारत की जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है व्यापक है, या फिर आपके ऑप्शन है गुणात्मक है, या फिर मात्रात्मक है, या उपरोक्त सभी है। देखिएगा भारत की परीक्षा प्रणाली कौन सी है इन चारों में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को करना है। इसका आंसर होगा मात्रात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 22 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। 3 कक्षाएं हैं, मान लीजिए कक्षाओं के नाम रख देते हैं ए बी और सी, जिनमें अनुपात है 2:3:5 है। अब वो बोल रहा है प्रत्येक पे 40 छात्र बनने से ये अनुपात 4 5 7 हो जाता है, यानी कि रेशो हो जाता है 4:5:7। और हर एक में क्या हुआ कि दो आपका 40 छात्र बढ़े, यानी कि इस कक्षा में भी 40 बढ़े, इसमें भी 40 और इसमें भी 40। और आप पाते हैं कि रेशो में कितना बढ़ रहा है, तो 2 रेशो से यहाँ 4 हो रहा है, तो 2 रेशो की वृद्धि हो रही है जो कि 40 के बराबर है। यहाँ भी आप लोगों ने देखा 3 से 5 हुआ, यानी कि 2 रेशो बराबर 40 की वृद्धि, और यहाँ भी 5 से 7 हुआ, यानी कि 2 रेशो बराबर 40। तो आप मुझे बताओ 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 रेशो बराबर 20 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि
प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो 2:3:5, यानी कि कुल छात्र कितने हो रहे हैं, 5 3 8, 8 और 10, यानी कि 10 रेशो बराबर हो रहे। और 1 रेशो बराबर कितने हैं अपने, 1 रेशो बराबर 20 छात्र हैं, तो 10 रेशो बराबर कितने छात्र टोटल थे, तो वो हो जाएंगे 200, यानी कि आरंभ में कुल छात्रों की संख्या 200। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न करते हैं तो इस तरीके से आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि यह एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर दोबारा इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो मूल संख्या में पूर्ण रूप से कितनी वृद्धि है। देखिए एक बार 10 बढ़ी, एक बार 20, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा क्या। चलिए आंसर लगाइएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा, करने की कोशिश करिएगा। तो 100 पे मान के करेंगे तो आपका बेहतर तरीके से होगा। मैं मानता हूं संख्या मेरी 100, ठीक है, 100 मैंने मानी, तो उसने बोला 10 की वृद्धि करो, तो मैंने 10% बढ़ाया, तो आपका आ गया 110। अब 110 अगर आया है तो 20% आप बढ़ाते हैं, तो 110 का 20% होता है कितना, 110 का 10% होता है 11 और 20% होता है 22, तो 22 आप लोग बढ़ाते हैं तो 132 हो जाता है। यानी कि 100 से आपका बढ़ करके 132 हो गया, यानी कि 32% की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो इस तरीके से आप लोगों को इससे डील करना है और इसका आंसर इस प्रकार से निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक संख्या में पहले 10%, एक संख्या पहले 10% कम होती है, फिर 10% बढ़ जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। अब करने की कोशिश करते हैं, तो मैं वापस से इसको 100 पे मान के करूंगा ताकि मेरा आंसर सटीक पहुंचे, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो मान लीजिए संख्या मानिए आप लोगों ने 100, अब उसने क्या किया कि 10% कम किया, तो इसका 10% निकाला तो 10 आया, 10% कम किया तो हो गया 90, फिर 10% बढ़ाया तो 90 का 10% होता है 9, तो 9 बढ़ाया तो अब हो गया 99। फिर उसने बोला कि परिणामी संख्या यानी कि 99 मूल संख्या यानी कि 100 से कितनी कम है, तो 50 कम है, यानी कि 50 जो है आपका परसेंट में कितने के बराबर आया, 1 के बराबर। तो 50 1 के बराबर, आपसे क्या पूछा, संख्या क्या थी, तो 100 थी, तो 50 × 100 हो जाएगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो इस तरीके से उसको डील करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि खेतों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी होती है, तदनुसार कुल मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 0% की आएगी, 25 की आएगी, 20% की, 25/4 की आएगी। तो देखिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं इस प्रश्न को कैसे करिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे हम कि देखिए मजदूरी होती क्या है, कि यानी कि जितने मजदूर हैं उन मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है यानी कि डेली इनकम, तो इंटू करेंगे डेली इनकम से, है ना, तो आ जाएगा आपकी कुल मजदूरी। आप समझ रहे हैं कि मजदूर जितने हो, यानी कि 100 मजदूर हो, 100 रुपए डेली के मिलते हैं, तो 10,000 उसकी कुल इनकम हो जाएगी, कुल मजदूरी हो जाएगी। अब मैंने बोला 25 की वृद्धि, तो मान लीजिए आपका क्या हुआ, उसने कर्मचारियों के पहले मान लीजिए कि 25% की जब बात होती है तो 25% को मैं लिखता हूं 1/4। क्या लिखता हूं, 1/4, यानी कि यहां मजदूर 100 लिखता हूं और डेली जो इनकम है वो 100 लिखता हूं, तो आपका जो कुल इनकम है वो 10,000 हो जाती है ना। और 25% की बात हो रही है, तो मैं इस 100 की जगह क्या कर रहा हूं, 25% के हिसाब से इसको 100 को मान रहा हूं 4, तो डेली इनकम 4, तो आपका 4 × 16 इनकम हो जाएगी टोटल, है ना। अब यह क्या हुआ कि 25% की वृद्धि हुई कर्मचारियों में, तो मजदूर में 4 की जगह 25% बढ़ा, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, 4 से हो गया 5, और हुआ क्या कि मजदूरी में 25% कमी आई, तो 4 का 25% होता है 1, कमी आई 1 की, तो यानी हो गई मजदूरी 3, तो 5 या 15 हो गई। तो आपका बड़ा जो है 16 से हो गया, मजदूरी 1 कम हो गई, तो 1 की कमी आई 16 पे, परसेंटेज में कितना था आप करेंगे 100, तो इसको देखिए कि 4 से करेंगे तो 4 × 16 और यहाँ आ जाएगा 25, तो 25/4% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 100 की जगह मैंने 4 इसलिए लिया कि कैलकुलेशन लंबी ना हो, तो 100 की जगह 4 मानेंगे तो 4 का 25% भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए, बी और सी
35,000 में एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, यानी कि इनको 35,000 रुपये लगते हैं एक फ़ोन को खरीदने में, और वे इसे 3 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे तक उपयोग करते हैं, तदनुसार सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो इनके उपयोग करने के आधार पर हम इनके पैसे को बांटते हैं। देखिए ये तीन उपयोग कर रहा है 3 घंटे तक, ये 5 घंटे तक और ये 6 घंटे तक, और टोटल है 35,000। तो 35,000 को घंटों के हिसाब से बांट देंगे तो 3 5 8, 8 6 15, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, तो आप पाते हैं कि 3 और 5 8, 8 और 6 14 हो जाएगा, सॉरी 14 आ जाएगा। तो 35,000 के नीचे आपका 14 आ जाएगा, तो 35,000 के नीचे 14। और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था सी का हिस्सा, तो सी का तो 6 घंटे, तो यानी 6 कर दीजिएगा। आप 7 से काटेंगे, 7 और 5 35, यानी कि 5,000, और 7 दूनी 14, और 2 से करेंगे 3 और 5 दिया 15,000, यानी कि सी का हिस्सा हो जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है मनीष एक दुकान की शुरुआत 15,000 से करता है, 3 महीने बाद शुभम भी उसमें 12,000 के साथ शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात। देखिए इनके कैपिटल के और टाइम के अनुसार जो है लाभ का रेशो बढ़ता है, तो दोनों का नाम लिखेंगे कौन कौन है, तो देखिए यहां लिखेंगे मनीष और यहां लिख देंगे एक और कौन है, शुभम। अब मनीष के जो पैसे लगे हैं वो 15,000, और ये शुरुआत करता है यानी कि पूरे साल तक रहता है, तो इसके इंटू करूंगा मैं 12 का, ठीक है। अब शुभम भी आ जाता है 12,000 रुपए के साथ, लेकिन ये आता है कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। तो आपके व्यापार में कितने समय तक रहा, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 महीने तक रहा। अब इनका रेशियो बनाएंगे तो आप काटेंगे 3 जीरो से काट देंगे 3 जीरो, 12 से कट जाएगा 12, और 3 से कटेगा 3 5 15, और 3 3 9, यानी कि 5:3 में इसका बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इनका जो लाभ का अनुपात होगा वो 5:3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 2 बैग ए और बी में फूलों की संख्या का अनुपात 7:9 है। 13 फूल बैग बी से निकाले गए और बैग ए में रखे गए, यानी कि बी में जितने फूल थे उसमें से 13 निकाल कर उसमें रख दिए, तो प्रत्येक बैग में फूलों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बैग ए में आरंभ में फूलों की संख्या कितनी थी। देखिए ये प्रश्न भी वैसे ही होगा। देखिए मैं लिखूंगा 7:9, यानी कि मान लीजिए बैग ए में 7x फूल है और बी में कितने हैं, 9x फूल हैं। फिर क्या बोला कि 13 फूल बी में से निकाले, यानी कि बी में से 13 माइनस कर दो, और बैग ए में रख दिए, यानी कि बैग ए में प्लस कर दो। और उससे क्या हुआ कि आपका जो रेशो है बराबर हो गया, यानी कि 1:1 आ गया। अब इसको बराबर में इसके और इसको बराबर में इसके रखेंगे, तो आप देखेंगे कि 1 से इंटू करेंगे वही आएगा 9x, तो 9x में से 7x आ जाएगा तो 2x, और 13 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 26, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 14। और आपसे क्या पूछा था, एक ए में कितनी संख्या थी, तो 7x थी, तो 14 साते कितना होता है, तो आप निकाल देंगे 14 साते 91 है ना, यही होता है, 13 साते 91 होता है, नहीं 14 साते कितना, 7 चौक 28 का 8, 80 लगा 2, 7 कम 7 2 9, यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 14 आ रहा है, 14 इंटू 7 कर देंगे तो 14 साते कितना, 7 चौक 28 का 8, 80 लगा 2, 7 कम 7 2, 98 आ रहा है, यहाँ 78 की जगह 98 करिएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे, है ना, 14 साते 98 होता है। चलिए देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी कुछ ना कुछ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। लिखा हुआ है कि राम को श्याम से 20% अंक कम मिलते हैं, तो श्याम को राम से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा मिलेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है राम और एक और है श्याम, ठीक है। राम को श्याम से 20% कम, तो श्याम को 100 मानेंगे और राम को मिल जाएंगे 20 कम, यानी कि 80 मिल जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि श्याम को राम से कितने अधिक मिलते हैं, तो 20 अधिक मिलते हैं। किससे बोला है, राम से, यानी कि नीचे आएगा राम और इंटू कर देंगे 100 का, तो 20 चौक 80 और 4 से करेंगे तो 25%, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। नए आयत के क्षेत्रफल में ना तो कमी होगी ना वृद्धि होगी, या 10% की वृद्धि होगी, या 1% की वृद्धि, या 1% की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 10% की वृद्धि या 10% कमी। तो जब भी सेम परसेंटेज में कमी वृद्धि होती है तो उस परसेंटेज का स्क्वायर करते हैं और बटे 100 कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 बटे 100 तो कट जाएगा, नहीं यहाँ
यहाँ पर बचेगा 1 और हमेशा होती है हानि जो कि 1% की कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। किस प्रकार से? आयत का क्षेत्रफल पता है क्या? हाँ, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब लंबाई और चौड़ाई में दोनों 100-100 मानूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है तो परसेंटेज में बढ़ाने के लिए 100-100 मानना बेहतर होगा। तो 100 गुणित 100 करते हैं तो आपका क्षेत्रफल आ जाता है 10,000। फिर आपने बोला कि 10% की वृद्धि होती है लंबाई में, यानी कि 100 की जगह हो जाएगा 110, और चौड़ाई में 10 की कमी यानी कि 100 की जगह हो जाएगा 90। तो आप 11×9 यानी कि 9,900 आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आप पाते हैं कि 10,000 से 9,900 हो गया, यानी कि 100 की कमी हुई। किस पर हुई? तो 10,000 पे हुई, और इंटू कर देंगे 100 का तो 20 1% की कमी आई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के 30 क्वेश्चन थे। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मिलेंगे कल के वीडियो में। क्वेश्चन कैसे लगे, स्कोर कितना रहा, सभी चीजें कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिएगा और ये चीज थोड़ा सा ध्यान में लाइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।